स्टार्ट करें। कल का रिवाइज किया कुछ लोग आप लोगों ने? स्टडी मेट खोल के देखा था? कल स्टडी मेट खोल के देखा? रिवाइज किया? रिवाइज किया? हर्षिता आपने किया रिवाइज? हाँ जी, जो स्क्रिबल किया था ना वो वाला कर लिया एक था। मिनट। हाँ जी, मैंने आपने जो स्क्रिबल करवाया था ना, बेसिक बेसिक वो वाला कर लिया था। स्टडी मैट तो अभी निकाला था, वो मिल नहीं रहा था। ठीक है। चलो, आज ना हम एक छोटा सा चेंज करेंगे, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि हम इन नोट्स से पढ़ेंगे। इन नोट्स को ही ऐसा बनाएंगे कि लास्ट में आप इनको रिवाइज करें। ठीक है। बट ये तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है। हम उसका अल्टरनेट यूज करेंगे स्टडी मटेरियल, क्योंकि बिल्कुल स्टडी मटेरियल के ही नोट्स। राइट। और स्टडी मटेरियल हमने क्या बोला था कि हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या होता है पढ़ने के लिए? स्टडी मेट। तो हम स्टडी मेट को ही पूरा कंसाइज करेंगे। सारे नोट्स आपके स्टडी मेट से, तो हम साथ साथ मार्किंग्स करते जाएंगे। ठीक है। तो आप सबके पास स्टडी मेट है आज? हर्षिता, ईशा, भूषण, स्टडी मेट है? ईशा कब मानेंगे? दी मेरे पास ना माई 24 वाला है, वो चल जाएगा। हाँ हाँ, चल जाएगा। ओके जी। ठीक है। और भूषण आपके पास भी है। ठीक है, तो स्टडी मेट ओपन कर लो। जितना हमने कल पढ़ा था पहले हम रिवाइज करते हैं और स्टडी में मार्किंग्स करेंगे। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। समरी कौन देगा, क्या पढ़ा था कल? हर्षिता से स्टार्ट करते हैं। पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि वो उस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या होता है। फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टिंग डिसीजंस, और साथ में जो लेफ्ट मनी होती है वो हमारी अर्निंग्स होती है, और उसको हम डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो हमारी अर्निंग्स होती है। और उसके बाद हम जब भी ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैक्सिमम टाइम्स तो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, और कभी कभी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे एमपीएस वाले क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ईबीआईटी वाला जो पार्ट होता है उसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो एक्सपेंसेस होते हैं पीएनएल वाले। और साथ में वो हमने उसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। हमें उसमें हमारे जो कॉस्ट होती है ना वो हम किस तरह से निकालते हैं, I1 - T करके। और साथ में फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो डेट होता है ना वो हमारा ज्यादा रिस्की माना जाता है। और साथ में जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल। बताना है। अगर कनक हमें कोर्स निकालनी है, अगर सपोज आपको इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है आपके पास, टैक्स रेट है, तो आप कैसे निकालते हो? और जो इंटरेस्ट रेट है उसमें आई इंटू माइनस टी करके, क्योंकि जो टैक्स है उसमें शिफ्ट जाते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई भी डिबेंचर्स, कोई बॉन्ड, कोई भी लोन इशू कर रहे हैं, कोई भी लोन दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट तो पे करना है। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि इंटरेस्ट हमारी कॉस्ट है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, उसमें 40 की कॉस्ट थी इंटरेस्ट की, बट कहीं ना कहीं उससे आपको टैक्स सेविंग हो रही थी। तो हमने क्या करा था, 40 × 1 - 0.35 जो आपका टैक्स। ठीक है, तो आपकी नेट कॉस्ट आती है इंटरेस्ट इंटू 1 - टी। ये चीज पढ़ी थी। और हमने पढ़ा था क्या चीज सबसे ज्यादा रिस्की होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी? डेट। डेट सबसे ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इनको आपको पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इसलिए हम इसको सबसे रिटर्न कम देते हैं। अगर इसका रिस्क सबसे ज्यादा है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको रिटर्न कम देते हैं। और जो आपकी शेयर कैपिटल थी उसमें हमने देखा था कि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क कम है, तो हम उसको रिटर्न ज्यादा देते हैं। ठीक है। अभी तक यहीं तक पढ़ा था, और बेसिक चीजें पढ़ी थी कि हम कॉस्ट डिटरमाइन करने में क्या क्या फैक्टर्स रखते हैं माइंड में, कैसे कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कितनी कॉस्ट उसकी हो सकती है। वो सब अभी हम मार्किंग करेंगे स्टडी में। ठीक है, तो अपना स्टडी में चैप्टर 4 खोल लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बेसिक रीड करना है बस इसको। We know that the basic task of a finance manager is procurement of funds and its effective utilization in business. फाइनेंस मैनेजर का काम यही होता है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट मतलब फंड्स को लेना, जहां से भी वो इकट्ठा करेगा,
एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन बिजनेस, हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वेयर इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ मतलब हाँ, here wealth और वैल्यू इज इक्वल टू परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। ये भी हम पढ़ेंगे ये फॉर्मूला। आप लोग करते जाओ। फिर हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या पढ़ा था, क्या होता है? जो हमारी कॉस्ट है इसमें इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, फिर जो भी कॉस्ट आई है। हाँ जी, अगर डिबेंचर्स होल्डर्स है या फिर आपका कोई लोन दे रहे हैं तो उनको जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं नेट ऑफ टैक्स। शेयर कैपिटल है तो डिविडेंड पे करेंगे, जो भी चीजें पे करेंगे, जो भी रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, दैट इज शेयर होल्डर्स, लेंडर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स टू द बिजनेस एज अ कॉम्पनसेशन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल तक मार्क कर लो इसको। When an entity, corporate or others procures finance from either sources listed above, it has to pay some additional amount of money besides the principal amount. अगर आपने किसी को 100 रुपए यूज करने के लिए दिया है तो क्या आप चाहोगे कि आपको आपके 100 रुपए वापस मिले बस? नहीं, उससे तो कुछ ज्यादा चाहिए ना। हमने उसको यूज करने के लिए दिया तो हमारे भी तो कुछ ना कुछ उसमें लॉस हुआ होगा, नहीं तो हम उसको बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं, हमें इंटरेस्ट मिल जाता। तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल नहीं चाहिए। एडिशनल मनी पेड टू दीज beneficiaries मे बी ईदर वन ऑफ पेमेंट और रेगुलर पेमेंट्स एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स। या तो वो आपको लमसम 100 के बदले 110 देते लास्ट में, ठीक है, या फिर हो सकता है वो आपको 10-10 रुपए हर महीने दे रहा हो, जो भी, या तो लमसम पेमेंट हो सकती है या पार्ट्स में हो सकती है। This additional money paid is said to be cost of using the capital and it is called cost of capital. जो आपने 100 रुपए लिए उसके लिए कॉस्ट क्या है? जो आपने 10 रुपए एक्स्ट्रा यूज करे, है ना, वही कॉस्ट है ना। बाकी तो 100 तो आपने लिए थी, वही वापस कर लो। कॉस्ट क्या है? जितना आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। This cost of capital expressed in rate is used to discount compound the cash flows or stream of cash flows. Cost of capital is also known as cut-off rate, hurdle rate, minimum rate of return. ये कल हमने पढ़ा था, इसको कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, हर्डल रेट, मिनिमम रेट, ये सब। अब हम ये पढ़ते क्यों है? एक तो फ्रेमिंग डेट पॉलिसीज ऑफ एंटिटी और टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग का नाम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि हमें कहाँ कहाँ से कैपिटल लेनी चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। जिससे हमने कल एक एग्जाम्पल करा था कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट से 15% रिटर्न मिल रहा है तो हम क्या चाहेंगे? हमारी कॉस्ट उससे कम हो या ज्यादा हो? कम हो। नो। कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें 15% रिटर्न मिल रहा है, कॉस्ट अगर हमारी 10-12% है, तभी तो हम 2-4% कमाएंगे ना। अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो हम लॉस में चले जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं है ये सोल्यूशन। तो इसलिए हम करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने के लिए कॉस्ट हमें पता होनी चाहिए। अगर सपोज जैसे आप कोई भी काम शुरू करते हो, नॉर्मल लाइफ में भी देखो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पहले आप ये देखोगे ना कि मेरे को उससे इनकम कितनी आ जाएगी, मेरे को उसको स्टार्ट करने में कॉस्ट कितनी लग रही है। अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो आप चाहोगे कि वो काम आप ना करो या कम कॉस्ट वाला सोर्स ढूंढो, ठीक है। सेम हम इसमें करना है। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। It is important to determine the correct amount of cost of capital as it helps management and investors to take an appropriate decision. The correct cost of capital helps in following decision making. ठीक है। फाइनेंस ये एफएम में ना थ्योरी बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ रीड कर लेना। बेसिक बेसिक आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। सबसे पहला इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। वही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की आप किस कहाँ से पैसा लेके कहाँ पे इन्वेस्ट करो कि आपकी कॉस्ट सबसे कम हो और रिटर्न सबसे ज्यादा हो, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन कि आप कहाँ से पैसा लो जहां पे आपकी कॉस्ट तो लोवेस्ट हो और आपका रिस्क भी कम हो। ऐसा नहीं है आपने सोच लिया कि डेट से सारा पैसा ले ले, डेट में कॉस्ट तो कम है लेकिन रिस्क कितना ज्यादा है। अगर आपने सारा का सारा डिवेंचर्स इशू कर दिए तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। तो आप ऑप्टिमम एक स्ट्रक्चर बनाते हो कि हम कहाँ से पैसा ले। डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी मतलब कि हम अपने क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है, कौन मीनिंग बताएगा? हाँ, हाँ जी। तो अगर हम क्रेडिट पॉलिसी दे रहे हैं मतलब कि अगर हम कस्टमर्स को क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हैं कि सपोज आप हमें पेमेंट कर देना 4 महीने बाद, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा ब्लॉक हो रहा है, वो कैश अभी हमारे पास नहीं आ रहा ना। नहीं तो हम आ जाता तो हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे उसको, ठीक है। अभी जो पैसा हमारे पास नहीं आया
और उसके बदले हम देखेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। अब वही पैसा हमें फिर कहीं और से उठा के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कैश तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपने अभी कस्टमर से नहीं लिया तो आप कहीं और से लेके इन्वेस्ट करोगे, तो आप देखोगे बाहर से लेने में आपकी क्या कॉस्ट पड़ रही है। अगर आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ रही होगी तो क्या आप क्रेडिट पीरियड अलाउ करोगे? नहीं करोगे। फिर तो आपका एक तरह से लॉस हो जाएगा, कस्टमर को सामान देना, क्रेडिट पीरियड देना। तो वो सब देखने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होनी चाहिए। बेसिक समझ आ गया, हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। हम देखेंगे कहाँ इन्वेस्ट करें, हमारा रिटर्न कितना आ रहा है, अपने फाइनेंसिंग डिसीजन की हम सबसे सस्ता और सबसे कम रिस्क वाला सोर्स ले सके, और क्रेडिट पॉलिसी डिटरमाइन कर सके। ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी कल पढ़ा था। कॉस्ट इज नॉट द अमाउंट विच कंपनी प्लान्स टू पे और एक्चुअली पेज, लेटर इट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये पढ़ा था ना कल। एक्सपेक्टेशंस होती है, ये आपका एक्चुअल अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है, सपोज डिविडेंड है। अभी हम आगे आगे ना प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स की भी कॉस्ट निकालनी है, तो उसमें हम डिविडेंड एक अज्यूम करके चलेंगे। पर डिविडेंड तो आपका वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर इनकम, तो हम एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग करेंगे कि जो शेयर होल्डर जो हमारे में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर स्टेक होल्डर इंक्लूड्स प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, मनी लेंडर्स एक्सेट्रा, इंटरमीडिएरीज सच एज ब्रोकर, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा, एंड गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी इश्यूज 9% कूपन डिबेंचर्स बट एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर इज 10%। हम अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं कितना, 9%, उस पर्सन को चाहिए था कि 10% मिले, तो हम क्या करेंगे, उससे पैसे कम ले लेंगे। द इन्वेस्टर विल सब्सक्राइब इट एट डिस्काउंट एंड नोट एट पार। ये भी आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे आपकी कॉस्ट वेरी करती है। Hence, cost to company will not be 9%, rather it will be 10%. Besides giving returns to investors, the company will also have to give commission, brokerage fees, ये सारे हम पढ़ेंगे अभी। क्या होती है आपकी इशू करने की कॉस्ट। आपने पढ़ा शेयर इशू एक्सपेंसेस पढ़ा है कभी? क्या होता है? जो से कमीशन वगैरह हो गया, ब्रोकरेज की पे की है, और वो साथ साथ मसले करते हैं। जो भी आपकी कमीशन, ब्रोकरेज, जैसे कभी आपने इन्वेस्टमेंट करी है हर्षिता शेयर मार्केट में? नहीं करी, और किसी ने करी है? ईशा, हुशन? यस मैम। करी है। तो उसमें ब्रोकरेज लगती है? हाँ जी। उसमें ब्रोकरेज लगती है, देखा है? इतना ध्यान से तो देखा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में करिए मिशन। तो सब अपना, जैसे आप जिस भी उसके थ्रू करोगे, ब्रोकर के थ्रू कुछ ना कुछ वो कमीशन लेगा, तो आपको फ्री में सर्विसेज तो नहीं देगा। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इशू कॉस्ट हो जाएगी। तो ये सब चीजें हैं। मतलब हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। अगर कंपनी जब इशू करती है तो उनकी भी तो कुछ ना कुछ कमीशन लगती है ना, अंडर राइटिंग कमीशन आपने सुना होगा। तो ऐसे आपकी कमीशन लगती है। ठीक है। हाँ जी, प्लेटफॉर्म फीस 2.25%, 2% ऑफ एनएवी। ठीक है। It will increase cost of capital above 10%. On the other hand, payment of interest is a deductible expense under the Income Tax Act, and hence it will reduce cost of capital to the company. Cost of any source of finance is expressed in terms of परसेंटेज पर एनम। इसको अंडरलाइन कर लो, परसेंटेज पर एनम पे हम करते हैं, इतने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट टर्म्स में। एक एग्जांपल देखा था ना हमने कि अगर सपोज एक्स है, वाई है। एक्स ने लोन लिया 10 lakhs का, वाई ने लोन लिया 20 lakhs का। एक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, वाई का है 5%। दोनों इंटरेस्ट तो सेम पे कर रहे हैं आपका 1 लाख रुपीज, बट किसका बेटर है? वाई। वाई का 5% वाला, क्योंकि उसको 1 लाख रुपए पे करके 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए मिल गए। और एक्स को कितना मिला है, 1 लाख रुपए पे करके सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए मिले। ठीक है। तो हमें परसेंटेज में देखना होता है आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है। उसके आगे देखो, to calculate cost, first of all, we should identify various cash flows. ये आगे हम देखेंगे, इसको छोड़ दो। ट्रायल एंड मेथड, आयर रिप्रेजेंट कॉस्ट, ये सारा छोड़ दो। अब यहाँ से आता है आपका कि आपके कितने टाइप्स के हम कॉस्ट पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट, रिटेन अर्निंग्स, 4 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। फिर चारों का एक वेट निकाल के पढ़ेंगे। ये 5 टॉपिक्स में आपका चैप्टर रहेगा। ठीक है। सबसे पहले हम डेट से स्टार्ट करेंगे। जनरल फैक्टर्स एक्सक्यूज पढ़े थे, मी दी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी थ्योरी बस रीड करनी है आपको, हेडिंग्स याद होनी चाहिए। ये जो 4.4 पे फर्स्ट 3 पॉइंट्स है, इनको भी नहीं करना है ना अभी, अभी के लिए? इनफ्लोज आउटफ्लोज जो है,
हाँ हाँ। हाँ, ये कुछ नहीं पढ़ना, ये अभी आपको सारा समझ आ जाएगा क्वेश्चन के ठीक है साथ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करने में आपके फैक्टर्स क्या होते हैं? सप्लाई डिमांड देखते हैं। कल पढ़ा था सप्लाई डिमांड, याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है हर्षिता? जब मार्केट में सप्लाई जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस हम्म। केस में क्या होता है कि वो इन्वर्स रिलेशन चलता है। और अगर डिमांड जब इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में जो हमारा लो रेट हो जाता है, मतलब कि डिमांड में इन्वर्स हुआ और साथ में सप्लाई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफ आई एम नॉट राइट। हमने हाँ ये पढ़ा था कि अगर आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, आप कॉस्ट को छोड़ो, एक बार नॉर्मल मार्केट लेके चलो, अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सेल करने वाले लोग हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया ना, तो आपका रेट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। आपको पता है कि दुनिया बैठी है आपको पैसे देने के लिए, आप किसी से भी ले सकते हो, तो आप क्या सोचोगे? सबसे कम से कम वाले पे ले। लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, जैसे हमने कोरोना का एग्जांपल लिया था, जब लोग इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहे थे, तो तब अगर आपको पैसा चाहिए तो आप क्या सोचोगे? अगर 2-4% ऊपर पे भी मिल रहा है तो ले लो, कोई दे ही नहीं रहा इस टाइम पे तो इसलिए हम देखते हैं कि सप्लाई डिमांड का रिलेशन रहता है। डिमांड अगर आपकी ज्यादा है तो प्राइस आपका क्या होता है? कम होता है या ज्यादा होता है? डिमांड में कम हो जाता है। ज्यादा होता है। डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होता है। जैसे आप देखते हो बीच बीच में महंगाई में अनियंस वगैरह जब महंगे हो जाते हैं, डिमांड होती है, तो आपका क्या हो जाता है? सप्लाई कम होती है, तो आपका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। डिमांड के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है, तो ऐसे ही हमारा कॉस्ट का होगा कि अगर बहुत ज्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा लगाने के लिए चाहिए, लेकिन देने वाला कोई नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। फिर इन्वेस्टर की प्रेफरेंस देखते हैं। इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस क्या है कि वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, पर्सनल सेविंग हैबिट्स क्या है, वो सब चीजें जनरल चीजें उसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं। रिस्क एंड रिटर्न कितना है, अगर इन्वेस्टर को लग रहा है कि किसी इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ज्यादा है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा रिटर्न ज्यादा मिले। इन्फ्लेशन कितनी है, जैसे हम एफडी में जनरली क्या कहते हैं, एफडी तो ऐसे नहीं कहते लोग बेकार चीज है, इन्फ्लेशन रेट को भी मैच नहीं करती। इन्फ्लेशन 10%, एफडी 6-7% दे रही है, सुना है ऐसा सब? तो इन्फ्लेशन रेट आपका एटलीस्ट मैच होना चाहिए। एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस हो रही है उसके कारण भी रिस्क आता है, तो उसको भी मैच करो आप। तो ये आपके और ये वाला जो टॉपिक है ना, फोर्थ वाला, ये मेरी बुक में नहीं है। फोर्थ वाला फैक्टर्स वाला। हाँ मेरी में ये ये नई बुक दिया लग रहा है। जो ये सिर्फ ये जो चार्ट है ना, ये वाला, ये तो है फ्लो चार्ट, बट इसके नीचे जो फैक्टर्स वाला है ना, ये पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। ये आपके नोट्स में है ना? ये बात सीधा कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ऐड डेट। किए होंगे। ठीक है, समझ गई। तो आप लोग ना हेडिंग्स हेडिंग्स लिख लो, फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके। स्टडी मेट रेफर करने का ये भी बेनिफिट है, अगर कुछ चीज मिसिंग होगी ना पहले वाले स्टडी मेट से, तो साथ साथ कवर हो जाएगी। सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड की चाहे ब्रैकेट में लिख लो, कैसे लिखोगे? सप्लाई का इक्वल से रिलेशनशिप एज डिमांड। सप्लाई अगर इंक्रीज होएगी तो कॉस्ट डिक्रीज होएगी, इनवर्स रिलेशनशिप। डिमांड अगर इंक्रीज होएगी तो कॉस्ट इंक्रीज होएगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर आपका आ गया इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस क्या है, रिस्क एंड रिटर्न्स, इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट। लिख लिया सबने? यस मैम। ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट।
डेट क्या होता है? नहीं, क्वेश्चन में 24 में फैक्टर्स वाला वो पॉइंट्स लिख लो आप। हाँ जी, डेट कौन बताएगा क्या होता है डेट? जिसपे हमें इंटरेस्ट पे करना है, जो फंड्स हम ले रहे हैं, मतलब कि एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसपे आप जो भी अमाउंट पे करोगे वो क्या हो जाएगा, आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। आप P&L से चार्ज करोगे, इस पे क्या पे करते हैं हम? इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है। डेट आपका दो टाइप्स का होता है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। सुने ये टर्म्स कभी? यस मैम। क्या होती है? जो हमें कैश मिला था वो वापस लेना होगा और इरिडीमेबल से नहीं देना होगा। हर्षिता, आपने सुना है कभी रिडीमेबल इरिडीमेबल? हाँ जी। क्या ये होता है? प्रेफरेंस शेयर्स भी तो होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। हम्म। ये जो डेट रिडीमेबल होता है वो रिडीम हो जाता है, और साथ में इरिडीमेबल जो होता है वो नहीं होता है। हम्म। क्या आपका प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डेट होता है, सब में रिडीमेबल इरिडीमेबल हो सकता है। ठीक है। रिडीमेबल होता है जो आप लास्ट में रिडीम करोगे, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे। ठीक है। इरिडीमेबल होता है जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करना, सिर्फ हर साल आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करते रहोगे, दैट इज योर इरिडीमेबल। ठीक है। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे डेट से रिलेटेड। सबसे पहले मेरे को बताओ, फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू जैसे ज्यादा तो 10, मतलब जिसके ऊपर प्रीमियम वगैरह ना लगाओ, ऐसा, जो कि उसकी नॉमिनल वैल्यू हो। actual price of security. एक्चुअल प्राइस, नॉमिनल वैल्यू, जिसपे हम डिस्काउंट प्रीमियम लगाते हैं, और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं। हम इंटरेस्ट भी किस पे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे। ठीक है। Face value. आपको सपोज बोला 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each आर ट्रेडिंग इन मार्केट एट ₹150। तो आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है? 10. ₹10। हमेशा हम किस पे पे करते हैं? फेस वैल्यू पे। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट चाहिएगा, और इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा तो किस पे कैलकुलेट करोगे आप? फेस वैल्यू पे। ठीक है। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 100 × 10%, रुपीज। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, इसमें अपने स्टडी मटेरियल में एक चीज लिखो, इफ फेस वैल्यू इज नॉट गिवन, फेस वैल्यू की साइड में लिख देना, फेस वैल्यू इज नॉट गिवन, assume it to be ₹100, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही है। तो अगर आपको फेस वैल्यू दे नहीं रखी तो आप कितनी मान लोगे उसको? ₹100। However, if market value is given, assume face value near it. Example, if MPS equals to ₹10.70,
अगर मार्केट प्राइस ही 10.7 है तो क्या फेस वैल्यू 100 मान लोगे? तो हम उसके नियर बाय मानते हैं। फेस वैल्यू इक्वल्स टू ₹10 मान के चलेंगे। ठीक है, इफ एनपीएस इक्वल्स टू ₹990, तो हम फेस वैल्यू उसके नियर बाय मान के चलेंगे। फेस वैल्यू इक्वल्स टू रुपीज, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आप 100 मान के चलो। यहाँ तक क्लियर? ये वो चीजें जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगी, तो इनको अच्छे से लिखते जाओ। ये समझ आ गया? फिर एक और टर्म बताओ मेरे को इसके बाद, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को हम एक और नाम से जानते हैं, कूपन रेट। तो ऐसा मत करना, क्वेश्चन में कभी आपको कूपन रेट दे रखा है तो आप कंफ्यूज होगे कि इंटरेस्ट रेट तो बताया ही नहीं। कूपन रेट इंटरेस्ट रेट सेम बात होती है। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका? additional percentage that will get annually. अब वो परसेंटेज जो जिसपे आपको इंटरेस्ट पे करना है, जैसे कि ये एग्जांपल था हमारा, तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट क्या था? 10%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। साथ साथ स्टेटमेंट देखते जाओ अपना। फेस वैल्यू देखा हमने, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड विद सम वैल्यू, दिस डिनोमिनेटेड वैल्यू इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। जैसे हमने देखा था 100 का आपका फेस वैल्यू था, चाहे मार्केट प्राइस 150 था, लेकिन हमने इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करा था? फेस वैल्यू पे। Example, if a company issues 9% non-convertible debentures of rupees 100 each, this means the face value is 100 and interest at the rate 9% will be calculated on this value. Interest rate क्या होता है? Each debenture bears a fixed interest coupon rate except zero coupon bond and deep discount bond, ये भी पढ़ेंगे हम क्या होता है। Interest coupon rate is applied to face value of debenture to calculate interest, which is payable to holders of debentures periodically, annually, semi-annually, etc. यहाँ तक कोई डाउट? टर्म समझ आ रही है? क्वेश्चन में ये यूज होंगे आपकी टर्म्स। फिर आपका आता है मेच्योरिटी पीरियड। क्या होता है मेच्योरिटी पीरियड? कि कब वो वाले जो डिबेंचर्स होंगे वो मैच्योर होंगे और उनपे हमें जो मेन अमाउंट होगा वो पे करना पड़ेगा। हाँ, जितने में हम रिडीम करेंगे जो अमाउंट होगा हमें पे करना पड़ेगा। जैसे सपोज इस एग्जांपल में मैं आगे बोल दूं, ट्रेडिंग इन मार्केट एट ₹150, दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years। अगर ऐसा बोला तो बताओ मेच्योरिटी पीरियड कितना है? मेच्योरिटी पीरियड इसमें कितना हो जाएगा? 5 years। 5 ईयर। और ठीक है, अगर ये रिडीमेबल होंगे तो फिर इसमें जो प्रिंसिपल वाला अमाउंट होगा, मतलब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे जो इंटरेस्ट होगा 5 ईयर्स का वो तो एनुअली जाता रहेगा ना, तो जब एंड में आएगा तो हमें कौन सा वाला अमाउंट पे करना पड़ेगा वो भी एक बार बताना, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक। तो 5 years बाद पे करना है। हाँ जी। नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, देखो इससे नेक्स्ट आपकी रिडम्पशन वैल्यू। मेच्योरिटी पीरियड से नेक्स्ट पढ़ो रिडम्पशन वैल्यू, उसको बोलते हैं हम जो 5 years बाद पे करेंगे, जिससे हम रिडीम करते हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट टर्म भी साथ ही कवर होगी, रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू मतलब जितने में हम उनको लास्ट में रीपे करेंगे। वैल्यू एट विच डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, वैल्यू एट विच debt is redeemed at the end of maturity period। अगर कुछ नहीं बोला तो हम क्या मान के चलेंगे, कितने पे रिडीम करेंगे? 100। Par, कितना? par, par. आर मतलब? पार पार वो कह रहे पार। पार, हाँ, पार वैल्यू पे। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं बोला तो हम क्या एज्यूम करके चलते हैं? इफ नथिंग इज मेंशन, assume redemption at par वैल्यू।
अभी तक तो आई थिंक कोई नई टर्म नहीं होगी जो आपने कभी सुनी ना हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। फेस वैल्यू पता है आपको, इंटरेस्ट रेट, मेच्योरिटी पीरियड, रिडम्पशन वैल्यू। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब लास्ट टाइम देखो, बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड क्या होता है? बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड, टैक्स बेनिफिट जो मिलता है हमें। टैक्स बेनिफिट जो मिलता है, रीड करो। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स आर अलाउड एज एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स डिटर्मिनेशन। हेंस इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स, ये आप अंडरलाइन कर लेना, इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स सेव द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। Saving the tax liability is also known as tax shield. The example given below will show you interest paid by company reduce the tax liability. ये कल एग्जाम्पल देखा था हमने। आप एक्चुअल इंटरेस्ट पे कर रहे थे 40 का, लेकिन आपको इसमें 35% की टैक्स सेविंग हुई, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितने की आई थी? 26 ओनली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अभी तक हमने बेसिक टर्म्स देखे डेट से रिलेटेड, कि दो टाइप के डेट्स होते हैं, कौन से? टू टाइप्स ऑफ डेट्स। रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल मीन्स जिसको आपको रीपे करना है प्रिंसिपल अमाउंट को, इरिडीमेबल मीन्स जिसमें प्रिंसिपल रीपे नहीं करना। फिर हमने देखी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपकी क्वेश्चंस में यूज होगी, जैसे कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कि जिसपे आपको इंटरेस्ट पे करना है, प्रीमियम डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। Ma'am, हाँ जी। can you explain profitability statement again? कैसे? मैम वो EYIT वाला जो स्टेटमेंट होता है वो क्या हाँ बात बता सकते हो क्या अगेन? हाँ जी, मैं बता देती हूँ, एक बार ये दोबारा से टर्म्स रिवाइज कर ले फिर बताती हूँ ईबीआईटी स्टेटमेंट। और मैम मेरे को वो एट पार वाला जो पॉइंट है ना, वो रिडेम्पशन वैल्यू वाला, वो एग्जांपल के साथ आपने भी बताना था। रिडम्पशन की जो आपका एट पार हो रहा है, हाँ वो भी, और साथ में जो नॉर्मली जो अगर दिया गया है ना अमाउंट, वो भी एक बार थोड़ा सा बता देना एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन तो क्वेश्चंस आएंगे अश्ता, कि पार पे हो ओके रहा ओके। है। ठीक है। ठीक है ओके। तो आपका हमने पढ़ा फेस वैल्यू, इंटरेस्ट रेट पढ़ा जिसपे आप इंटरेस्ट पे करते हो, सपोज 10% रेट है तो आप फेस वैल्यू इंटू इंटरेस्ट रेट कर दोगे, आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। मेच्योरिटी पीरियड पढ़ा, जितने साल में आप मेच्योर करोगे उसको रिडीम करोगे। रिडम्पशन वैल्यू, जितने पे रिडीम करोगे, अगर कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू पे करोगे, अदरवाइज डिस्काउंट पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। बेनिफिट्स ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट आपका जो होता है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है। ईबीआईटी वाला स्टेटमेंट बताती हूँ। देखो, हमारे पास अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो उसमें से सबसे पहले हम क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट पे करने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है? अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो हट गया। अब इसमें से हम क्या पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब उससे पहले हम सबसे पहले इसमें क्या पे करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको क्या कहते हैं? ये एई, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। अब एक बार इस क्वेश्चन से देख लो, जो आपका एग्जाम्पल था, आपको लिखना है क्या करना है? इसमें हमने देखा था दो कंपनीज हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने क्या कर रखा है? पूरा का पूरा शेयर कैपिटल दे रखी है। There are two companies, namely X and Y. The capital of X Limited is fully financed by share capital, whereas Y Limited uses debt fund. हाँ जी, तो इसमें आपका ईबीआईटी चाहे दोनों का सेम है, लेकिन एक Y Limited इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इंटरेस्ट पेमेंट के कारण उसको कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग्स हो रही है। राइट। अब आपके आगे टाइप्स, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इरिडीमेबल डेट। आप लोग बताओगे मेरे को, अगर सपोज ईशा ने मेरे को दिए ₹100, ठीक है। ईशा, आपने मुझे ₹100 दिए, और मैंने आपको कितना रिटर्न करा लेटर डेट पे? ₹110। तो बताओ ईशा, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, या मेरी कितनी कॉस्ट लगी, कितना परसेंट कॉस्ट लगी? ₹10। 10 परसेंटेज टर्म्स में बताओ। 1 मिनट बता रही हूँ।
आपने मेरे को 100 रुपए दिए और मैंने आपको लेटर ऑन 110 वापस करे। 10%। कैसे आया ईशा? मैंने तो 100 प्लस 10% किया और उसका 110 आ रहा था, तो ऐसे। मतलब मैंने आपको अमाउंट कितना एक्स्ट्रा पे करा? 10 रुपीज। कितने पे करा? 100 पे, है ना? 10 रुपीज मैंने आपको पे करे 100 रुपीज देने पे, या मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरे को 100 रुपए लेने के लिए 10 रुपए की कॉस्ट देनी पड़ी इंटू 100। तो ये आपकी क्या आ गई? 10% की कॉस्ट आ गई। ये समझ आया? तो कॉस्ट हम निकालते कैसे हैं? जितना अमाउंट आपने पे करा, जितना आपको प्रोसीड्स आए, जो आपकी कॉस्ट लगी, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। कॉस्ट बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। यही आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि अगर मैंने 100 रुपए लेके 110 पे करे तो 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करा होगा। 10 रुपए की हमारी कॉस्ट लगी है। 100 तो प्रिंसिपल रीपेमेंट है ना, वो कोई कॉस्ट थोड़ी है। कॉस्ट तो जो इंटरेस्ट है 10 रुपए वो है। तो 10 रुपए पे करे 100 रुपीज की कॉस्ट पे, तो आपकी परसेंटेज आ गई 10%। ठीक है। तो आपका बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये क्लियर? अगर इसमें मेरे को मिलती टैक्स सेविंग, इंटरेस्ट पे हमने पढ़ा था टैक्स सेविंग होती है। सपोज आपका टैक्स का रेट था 20%, तो क्या करते? नहीं, कॉस्ट आपकी 10 आई ना, नेट प्रोसीड्स तो 100। 10, 1 - 0.2 कर लेते हैं हम। तो हमारा फॉर्मूला लग जाता आई इंटू 1 - टी बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। इंटरेस्ट कितना पे करा? 10। इस पे आपकी सेविंग्स कितनी होगी? 1 - 0 0.2, डिवाइडेड बाय 100। 100 and 200। कितना परसेंट आ गए? 8। 8%। समझे? बताओ अब आपकी कॉस्ट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है पिछले एग्जाम्पल से? कम हो रही है। पहले 10% था, तो 8% हो गया। ये कॉस्ट आपकी, पहले तो आप 10% पे कर रहे थे, अब आप 8% पे कर रहे हो, जबकि इन्वेस्टर को तो आपने सेम ही इंटरेस्ट पे करा है, फिर आपकी कॉस्ट कम कैसे होगी? टैक्स सेविंग की वजह से। टैक्स सेविंग की वजह से। पहले हमें कोई टैक्स सेविंग नहीं मिली थी, इसको हम बोलते हैं टैक्स शील्ड, टैक्स सेविंग, टैक्स का बेनिफिट मिलना। तो आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हो उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ठीक है। अगर कोई टैक्स ना होता तो हम क्या बोलते, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारी 10% की कॉस्ट है, लेकिन आपको टैक्स का बेनिफिट मिल गया तो हम क्या कह रहे हैं, हमारी कॉस्ट कितनी है? 8%। राइट। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है इन केस ऑफ इररिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल डेट में तो आपको प्रिंसिपल तो रीपे करना ही नहीं, आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? सिर्फ जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट आपको पे करना है आई, उस पे आपकी कुछ ना कुछ टैक्स सेविंग होगी 1 - टी, जितने पे आपको वो इंटरेस्ट की कॉस्ट लगी, नेट प्रोसीड्स जैसे हमारे एग्जांपल में 100 था इंटू। इस फॉर्मूला में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हम इंटरेस्ट पे करेंगे, टैक्स की सेविंग्स होगी 1 - टी, नेट प्रोसीड से डिवाइड कर देंगे क्योंकि नेट प्रोसीड जितना हमें पैसे मिले थे उस पर वो कॉस्ट आ रही है इंटू 100, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है। अब कैलकुलेशंस देख लो। ये जो हमने 10% पहले निकाला था ना, तो ये अभी हम सारा ये मतलब ईशा की तरफ से कर रहे हैं या आपकी तरफ से कर रहे हैं? के लिए बोलेंगे उसको 10% रिटर्न मिल रहा है, मेरे हम्म। लिए कि 10% की कॉस्ट आ रही है। और ये जो बाद में 8% आ रहा है, ये कम इसलिए हुआ है क्योंकि टैक्स सेविंग का बेनिफिट हमें जो मिला वो। टैक्स सेविंग ठीक का। है। ठीक है। ठीक है।
जो हमें नहीं मिला है, ये भी कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैंने सीधा बोला 100 मिले, हो सकता है कुछ आपकी कॉस्ट, इशू कॉस्ट लगी हो, कुछ प्रीमियम डिस्काउंट हो, ये सब भी हो सकता है, वो अभी देखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आ गया आपको, लिखते जाओ यार। इंटरेस्ट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। टैक्स रेट इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स रेट। आपको कंपनी वाला टैक्स रेट लेना है। अगर इन्वेस्टर का टैक्स रेट अलग दे रखा है, कंपनी का अलग दे रखा है, तो कंपनी को तो अपने टैक्स रेट के अकॉर्डिंग सेविंग्स होगी ना, तो आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ठीक है। अब आपका आता है नेट प्रोसीड्स का कैलकुलेशन। स्पेस है ना इधर, हाँ साइड में स्पेस है, लिख लेना। आपका आता है नेट प्रोसीड्स का कैलकुलेशन, ये अभी लिखना मत, पहले समझना। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है नेट हमें जो अमाउंट मिला है। अगर मैं कहती हूँ कि 10% डिबेंचर्स of rupees 100 each are issued at 10% discount, ठीक है। टैक्स रेट 20%। बताओ, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग बताओ आपकी कॉस्ट कैसी होनी चाहिए। मैं क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ईशा क्या फॉर्मूला पढ़ा है? इंटरेस्ट हम्म, 1 माइनस टी माइनस पी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। इंटू 100, यही पढ़े। इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो आप? 10% फेस वैल्यू पे ही पे करेंगे वो तो, चाहे आप कितने पे इशू कर दो। तो इंटरेस्ट तो आपका कितना आएगा यार, आई इक्वल्स टू 100 × 10%, ₹10 ही आएगा, ठीक है। टी कितना है आपका? 20%, 0.20। एनपी कितना आएगा आपका? नेट प्रोसीड्स कितने आएंगे? नेट प्रोसीड्स मतलब नेट अमाउंट आपको मिला कितना है। क्या ये कॉस्ट आप 100 रुपए के लिए 10 रुपए पे कर रहे हो, या 90 रुपए के लिए 10 रुपए पे कर रहे हो? 100 माइनस 10%। आपको तो नेट प्रोसीड्स 90 मिली है ना, 10% डिस्काउंट पे इशू करा है, तो नेट प्रोसीड्स आर 100 - 10% इक्वल्स टू ₹90, ठीक है। तो नेट प्रोसीड्स में, नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है कि नेट कंपनी को अमाउंट कितना मिला है, क्योंकि ये जो 10 रुपए वो पे कर रहे हैं वो तो इस अमाउंट पे कर रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है फेस वैल्यू कितनी थी, हमारे पास तो 90 रुपीज ही आए। तो मैं क्या बोलूंगी, 90 रुपीज लेने के लिए मुझे 10 रुपए पे करने पड़े। सो हेयर KD, कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल्स टू 10, 1 - 0.20 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, कितना आया? 8.88। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे ना, 9% में करेंगे राउंड ऑफ क्या? 8 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 8.88 नहीं, 8.88% ही लिखेंगे, क्योंकि 0.02% भी बहुत मैटर कर जाता है, तब आपका अमाउंट करोड़ में होता है। और जो हमने राउंड ऑफ करने को आपने बोला था वो कब करना है हमने? क्या चीज राउंड ऑफ वो कर? फेस वैल्यू के केस में करना है ना बस। हाँ वो फेस वैल्यू के केस। इसमें करते हैं, 2 ठीक। 3 डेसिमल्स तक लेते हैं उसमें, लेकिन ये तो आपको 8.88% है। समझ आ गया? अगर ऐसे ही अगर प्रीमियम होता तो हम क्या करते, ऐड कर देते, जैसे हमने यहाँ पे डिस्काउंट लेस करा है, प्रीमियम होता तो ऐड कर देते, ठीक है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होती कोई, आपके सपोज इशू कॉस्ट लग रही है, आपके अकॉर्डिंग उसका क्या करना चाहिए?
माइनस। माइनस करेंगे क्योंकि वो भी पैसे हमारे पास आ थोड़ी रहे। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ईशा ने मेरे को 100 रुपीज दिए, ठीक है, उसके बदले मैंने उसको 110 पे करे। ये जो 100 इसने मेरे को दिया ना, इसके बीच में मैंने ये किसके थ्रू दिए हैं? हर्षिता के थ्रू। और उसने क्या लिया? अपनी ब्रोकरेज लिया, ₹20 की। तो मेरे पास नेट अमाउंट कितना आया? 80। अब मैं जो उसको, ईशा को 10 रुपए पे कर रही हूँ, 80 के ऊपर पे कर रही हूँ ना, मेरे पास तो 80 रुपीज ही आए। तो आपको जो ये फॉर्मूला है नेट प्रोसीड्स, इसमें क्या देखना है? नेट आपके पास अमाउंट कितना आया, ठीक है। तो नेट प्रोसीड्स का मतलब नेट आपके पास अमाउंट जो भी आया। तो आप इसके लिए टेबल बनाओ अपने स्टडी मेट में, साइड में स्पेस है ना? यस मैम। इधर ही बना लो, यहाँ पे बना लो। अच्छा, छोटा सा टेबल बनेगा, कहीं भी बना लो, ठीक है। तो आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। सबसे पहले हम लिखते हैं फेस वैल्यू पर डिबेंचर। उसमें हम एड लेस करते हैं डिस्काउंट या प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम होगा तो ऐड हो जाएगा, ऐड प्रीमियम ऑन इशू और लेस डिस्काउंट ऑन इशू। एक ही चीज हो सकती है, या तो प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा। प्रीमियम है तो ऐड, डिस्काउंट है तो लेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इशू प्राइस। इसमें से लेस कर दो अपनी रोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इशू या रोटेशन कॉस्ट, एग्जाम्पल ब्रोकरेज। ये जो अमाउंट आएगा ये होता है आपका नेट प्रोफिट्स। समझ आया? यस मैम। प्रीमियम डिस्काउंट आपको ऐड करना है, प्रीमियम ऐड कर देंगे। यस क्वेश्चन, या तो प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा, एक ही चीज हो सकती है। या तो आप फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करोगे या कम पे करोगे, इसलिए ये लगाया बीच में और। या तो प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा। फिर आपका इशू प्राइस आ जाएगा। इशू प्राइस में से कॉस्ट ऑफ इशू फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर दो, ये आपकी नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर आ जाएगी। अब इसमें कुछ नोट्स लिखने हैं। कल से ना हम एक काम करते हैं, आप लोग एक सेपरेट नोटबुक ही बना लो। आई थिंक स्टडी मेट में लिखना थोड़ा क्लमजी हो जाएगा, आप तो नोटबुक में लिख रहे हो तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। आप लोग भी ना कल से एक नोटबुक बना लो, बेटर रहेगा। सेपरेट नोटबुक। जितना आपका स्टडी मेट, बेसिकली हम स्टडी मेट ही रेफर करेंगे। जहां जहां पे आपका ये होगा ना कि कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, अपना नोटबुक में लिखना और उसका साथ साथ स्टडी मेट में रेफरेंस डाल, पेज नंबर लिख देना, ठीक है। तो अभी सिर्फ डिबेंचर्स वाला आपको एक बार नोटबुक में लिखना पड़ेगा, एक दो पेजेस छोड़ के। कल से अपना नोटबुक में ही करना, दैट वुड बी बेस्ट। हाँ, नोट्स लिखना है आपको। पहला नोट लिखो, प्रीमियम या डिस्काउंट is calculated on
फेस वैल्यू। अगर 100 की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर आपको बोला है कि 10% डिस्काउंट पे इशू करा है, चाहे उसका मार्केट प्राइस कुछ भी हो, आप डिस्काउंट किस पे मान के चलते हो? फेस वैल्यू। ठीक है। फिर आपके आपका है फ्लोटेशन कॉस्ट इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन इशू। फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी किस पे कैलकुलेट होती है? इशू प्राइस पे। देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे इशू प्राइस निकाला था, उसके बाद हमने फ्लोटेशन कॉस्ट लेस करी थी ना, तो इशू प्राइस के बाद आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट लेस हो रही है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे कैलकुलेट होती है? इशू प्राइस पे। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो। इन केस ऑफ ओल्ड इशू, net proceeds is assumed to be equal to market price. Net proceeds में issue price is assumed to be equal to market price. ओल्ड इशू का मतलब पता है क्या होता है? कभी कभी आपको क्या बोलेगा कि डिबेंचर्स इशू तो 2013 में हुआ था, 2013 में, कॉस्ट वो आपसे कैलकुलेट करवा रहे हैं 2018 की। आपको बोला कि इशू हुआ था 2013 में, रिडम्पशन है 2023 में, आप कॉस्ट निकाल दो 2018 वाले दिन उसकी कितनी है। तो आज के दिन पे क्या वो न्यू इशू कर रहे हैं हम? अभी तो इशू नहीं कर रहे। तो हमने तो पहले कभी इशू करा हुआ, तो अगर आपका ओल्ड इशू है या आपका पहले से इशू हुआ, तो उसके केस में हम मार्केट प्राइस लेके चलते हैं। समझ आया यहाँ तक? क्या क्या चीजें देखी अभी तक हमने? डिबेंचर से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि डिबेंचर का हमने एक फॉर्मूला देखा कॉस्ट निकालने का, इंटरेस्ट। तो आपकी कॉस्ट है, ठीक है, उसमें से आपको टैक्स सेविंग होती है, इसलिए हम टैक्स लेस कर देते हैं 1 - t। जितने पे आपकी कॉस्ट आ रही है NP इंटू 100। इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। वैल्यू। इंटरेस्ट रेट। नेट प्रोसीड्स निकालने का तरीका देखा। नेट प्रोसीड्स मतलब नेट जो हमें अमाउंट मिल रहा है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, या फिर डिस्काउंट है तो लेस कर दो, तो आपका आ जाएगा इशू प्राइस। और इशू प्राइस में से इशू कॉस्ट लेस कर दो, फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज, कुछ भी एक्सपेंसेस लग रहा है वो लेस कर दो, नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। अगर पहले से इशू हुए थे तो उसको मार्केट प्राइस के इक्वल ले लेंगे। ठीक है। इसका देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, स्टडी का एग्जांपल है। Suppose a company issues 1000 15% डिवेंचर्स और फेस वैल्यू ₹100 each। देखो, ये आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स बोले ना, जैसे इसमें बोला 1000 डिवेंचर्स इशू करे, उससे कोई मतलब नहीं, हमें पर डिवेंचर की कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि वो तो सेम ही आएगी ना हर डिवेंचर के लिए। तो आप मानोगे कि पर डिवेंचर आपकी फेस वैल्यू है 100, इंटरेस्ट रेट है 15%, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। ₹5 का आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितने पे इशू कर रहे हो आप? 95। 95 पे। Further, suppose that the underwriting commission and other costs are ₹5,000 for the total issue। टोटल इशू के लिए 5,000 है, तो आपको तो पर डिवेंचर के लिए निकालना है, डिवाइड कर देंगे उसके से। डिवाइड कर देंगे। Thus 90,000 is actually realized, that is 1 lakh minus 5,000 is discount and 5,000 is underwriting commission. The interest amount payable per annum of ₹15,000 is thereby cost of obtaining 90,000 actually received by the company। इसको ना आप स्टेटमेंट में करते हैं ये लोग टोटल के अकॉर्डिंग, टोटल के अकॉर्डिंग नहीं करना, पर डिवेंचर के अकॉर्डिंग करो, क्योंकि टोटल में ना बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज हो जाती है। जैसे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ एग्जाम्पल।
ये आपके वही सेम एग्जांपल है, 1000 डिबेंचर्स थे, 15% रेट वाले, फेस वैल्यू 100, डिस्काउंट आपका 5, ठीक है। अंडर राइटिंग एंड अदर कॉस्ट 5000 थी टोटल इशू के लिए, अज्यूमिंग दैट इनकम टैक्स रेट इज 50%। इसके केस में हमारा फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, के डी इक्वल्स टू 1 I × 1 - D/100। इंटरेस्ट कितना है ईशा, पर डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना है? ईशा, इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो एक डिवेंचर के लिए? इंटरेस्ट पर डिवेंचर। इंटरेस्ट हम किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे? 15,000 पे कर रहे हैं इंटरेस्ट। पर डिवेंचर, एक डिवेंचर पे कितना कर रहे हो, फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। फेस वैल्यू थी आपकी 100, 15। 15%, तो आपका कितना इंटरेस्ट आ गया, 15 रुपीज, ठीक है। आई आपका हो गया 15, उसके बाद हमें चाहिए टी। टी कितना दे रखा आपको, 0.5। 0.5। एनपी निकालना है, नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी थी, 100, उसमें से आप क्या लेस कर दोगे अपना, डिस्काउंट। सबसे पहले प्रीमियम ऐड या डिस्काउंट लेस करते हैं, डिस्काउंट लेस कर दिया तो आपका इशू प्राइस कितना आ गया, 95, ठीक है। 95 में से आप क्या लेस कर दोगे, इशू कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपकी 5000 रुपीज आ रही है, पर वो तो 1000 डिबेंचर्स के लिए आ रही है ना, तो आपकी एक डिबेंचर के लिए कितनी कॉस्ट होगी, 5000। 5। 1000 डिबेंचर्स के लिए तो एक डिबेंचर के लिए 5 की कॉस्ट होगी, वो भी लेस कर दोगे, तो आपका नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर कितना आ गया, 90। किसी को डाउट यहाँ तक? तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे अपना, I 15 × 1 - 0.5 डिवाइडेड बाय 90 × 100, ये आपका आ जाएगा 8.33%। भूषण समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है ईशा, यस मैम। ठीक है मैम, जी। जैसे हमने यहाँ पे ईच निकाला, मतलब एक डिवेंचर का ही निकाला, ऐसे दे रखा था क्या कि एक ही डिवेंचर का निकालना है? देखो ऐसा कुछ नहीं होता, आप टोटल भी निकाल सकते हो, एक का भी निकाल सकते हो, लेकिन आप एक चीज बताओ, आपके पास एक डिवेंचर की कॉस्ट आ जाए सपोज 8.33 है, ठीक है, तो मतलब आपको हर डिवेंचर पे इतनी कॉस्ट आ रही है 8.33 की, तो एक हो चाहे 100 हो, सब यही कॉस्ट आएगी ना। ओके, बाद आप में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड पे। 100 रुपए ले रहे हो, उसकी 8.33 की कॉस्ट आ जाएगी। अगर यही ओके। 1000 होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करके, परसेंटेज में इसी यही तो फायदा होता है ना, परसेंटेज मतलब इतना परसेंट पे करना है, तो आप एक का इसलिए निकाल दो क्योंकि आपको इजी पड़ जाता है। जैसे आप इसी एग्जांपल में देखो, अगर आप स्टडीमेट में देखोगे तो आपको क्या कर रखा है, टोटल अमाउंट पे कर रखा है, टोटल अमाउंट में ना आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, ओके फिर मैम। समझे? हाँ जी। ठीक है, अब इसमें निकालो आप इलस्ट्रेशन नंबर 1। 5 years ago, Sona Limited issued 12% irredeemable debentures of rupees at rupees 103। बताओ ये ओल्ड इशू है या न्यू इशू है? ओनली। ओल्ड इशू, क्योंकि 5 years एगो की बात कर रहे हैं, 12% पे इशू कर रखे हैं 103 पे, एट रुपीज 3 प्रीमियम, वो हमें दिख ही रहा है 103 पे करा है तो 3 का प्रीमियम होगा, एट देयर पार वैल्यू 100। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज डिवेंचर्स इज रुपीज 94। If the company pays corporate tax rate at the 35%, calculate its current cost of debenture capital। कैलकुलेटर पे करो लफली, कितनी कॉस्ट आएगी? 8.29 कैसे आ रही है, सब बताओ, आप लोगों की कितनी कितनी आ रही है? 8.30। 8. थ्री कितना? जीरो 30। अरे अर्शिता, भूषण यस। आप
प्रोविजन कॉस्ट आई आपकी, मेरा वही जैसे डेसिमल पॉइंट्स में है ना, वैसे ही आया है। हाँ ऐसे ही आएगा पॉइंट्स में, तो वो आपकी मर्जी, राउंड ऑफ। ठीक है, तो इसको नोटबुक में बड़ी लिखते हैं, यहाँ पे लिख लो अपना illustration 1। सबसे पहले illustration 1 आपका KD का फॉर्मूला लिखो। KD इक्वल्स टू I 1 - D into 100 occupation, I into 1 - D divided by NP into 100। ठीक है, I इक्वल्स टू, I मतलब आपका इंटरेस्ट रेट, आपको 12% गिवन है, 12%, और फेस वैल्यू आपकी 100 ही थी, 100 इंटू इंटू 12%, रुपीज। फिर आपका क्या आ गया, टैक्स रेट देख लो, टैक्स रेट कितना दे रखा है, 35%। 5। ठीक है, फिर उसके बाद एनपी निकालना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ एनपी। एनपी का कैलकुलेशन तो कुछ करने की नहीं है ही नहीं, मार्केट प्राइस। 94। एनपी इक्वल्स टू ₹94, दैट इज मार्केट प्राइस। ये साथ साथ लिखते जाओ ना, ये आपका मार्केट प्राइस हो गया। तो आप फॉर्मूला लगा लो, ईडी इक्वल्स टू 12 इंटू 1 - 0.35 डिवाइडेड बाय 94 इंटू इक्वल्स टू कितना परसेंट, 297। 8.278, तो हम इसको 8.30% कर सकते हैं। कितना आया था आप लोगों को एग्जैक्टली, 8.2978। ठीक है, तो हम ना इंटरेस्ट को 2 डेसिमल्स तक ले सकते हैं। अब आप देखो, आपको 2 डेसिमल लेने हैं, तो थर्ड डेसिमल आपका अबव 5 है ना, तो हमने इसको अपर राउंड ऑफ कर दिया, तो हमने इसको 0.30 कर दिया। अगर लोअर होता, यहाँ पे सपोज 2948 होता, तो हम 8.29 ले लेते। ठीक है, ऐसे आपकी राउंडिंग हो। इसमें किसी को डाउट है, क्वेश्चन समझ आ गया। हमें यस। ये देखना है कि आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है। कॉस्ट हमेशा नेट ऑफ टैक्स आती है, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, जो आपकी नेट प्रोसीड्स आई है, इंटू 100। आपका ये ओल्ड इशू था, तो हमने मार्केट प्राइस ले लिया। ठीक है, मार्केट प्राइस इसने लिया, हम ये देखते कि अगर आज के दिन हम ये डिबेंचर इशू करने जाए, तो बंदा कितने में खरीदेगा, इससे ज्यादा में थोड़ी ना लेगा। तो हम अगर मार्केट में आज के दिन ये इशू करें, तो आपका वो डिबेंचर कितने पे सेल हो सकता है, 94। क्लियर, ये था आपका इरेडीमेबल डेट की कॉस्ट। एक बार ही रीड कर लेना, जो भी पैराग्राफ है घर पे, सारी चीजें सेम ही लिखी हुई है, वो एग्जाम्पल है। क्लियर, अब आपका आता है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल क्या होता है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों होता है उसमें पे करना। एक टाइमिंग के बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे करने होते हैं। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, इसमें ना हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे, दोनों ही बहुत अच्छे मेथड्स और बहुत इजी मेथड्स हैं। एक आपका होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड, फिर एक होता है आपका यील्ड टू मेच्योरिटी, YTM मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड में ना, देखो अब आपको रिडीम करना है, तो एक चीज बताओ, कि आपकी सिर्फ इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने डिबेंचर्स इश्यू करे, 10% डिबेंचर्स, ऑफ रुपीज
100 each, ठीक है, issued at par and redeemable at par after 5 years at rupees 120। तो बताओ आपकी क्या क्या कॉस्ट आ रही है? एक तो इंटरेस्ट की भी ऐड हो जाएगी कॉस्ट, और साथ में जो अभी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी हो जाएगा साथ में। प्रिंसिपल अमाउंट पूरा होगा 20 तक का, 20 का, क्योंकि क्योंकि आपने, बाकी तो फेस वैल्यू है ना। हाँ बाकी तो फेस वैल्यू, बाकी तो हमने उनसे लिया ही है। हमें एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं हम? सिर्फ 20 रुपीज, ठीक है। इसके केस में आपकी दो कॉस्ट आती है। कॉस्ट क्या क्या आती है आपकी? इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल, दो कॉस्ट आती है आपकी। अब इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या आएगी आपकी? वही सेम आएगी, फेस वैल्यू इनटू रेट। और प्रिंसिपल में आपकी जो रिडम्पशन वैल्यू की कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ जाएगी? 120 माइनस 120 की, ठीक है। तो इसके लिए आपका एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। वो तो सेम है ही, इंटरेस्ट की कॉस्ट तो आपकी आएगी आएगी, प्लस आपकी एक और कॉस्ट आ रही है, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, मतलब 120 माइनस 100। ये आपकी और कॉस्ट आ रही है 20 की। बट क्या ये आपको आज ही रिडीम करने हैं, इसी साल में रिडीम करने हैं, 5 इयर्स बाद करने हैं ना? तो ये आपकी 1 साल की कॉस्ट है या 5 साल की कॉस्ट है? 5 years के डिवाइड कर लेंगे 5 से। को डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, क्योंकि हमारी 5 इयर्स की कॉस्ट है, ठीक है। ये तो ऊपर हम कॉस्ट लिखते हैं, अपना यही फॉर्मूला था, कॉस्ट बाय फंड्स। हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट बाय फंड्स, या फिर जो भी आपकी नेट प्रोसीड्स है। कॉस्ट आपकी एक तो इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी, बट इंटरेस्ट की कॉस्ट आपकी नेट ऑफ टैक्स आएगी 1 माइनस टी, प्लस जो आप रिडीम कर रहे हो रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, जैसे कि हमारे एग्जांपल में 120 माइनस 100, ये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। बट ये 1 साल की कॉस्ट तो है नहीं, तो इसको डिवाइडेड बाय एन कर दोगे। यहाँ तक कोई डाउट? अब डिवाइडेड में आपको करना है नेट प्रोसीड्स, तो हम नेट प्रोसीड्स इस केस में लेते हैं एवरेज। एवरेज कैसे? रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स बाय एन बाय 2, ये आपकी आ जाती है एवरेज। जैसे हमारा नेट प्रोसीड्स हम उसमें लेते थे ना, हमारे पास जितने पैसे आए, इसमें हम एवरेज मानते हैं कि हमारे पास एक एवरेज अमाउंट आता है, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स बाय में एवरेज लेके चलते हैं अमाउंट। जो हमने इंटरेस्ट के पार्ट, मतलब जो हमने कॉस्ट ऊपर निकाली है, तो उसमें हमने इंटरेस्ट 1 - t किया, प्लस हमने उसमें RV - NP डिवाइडेड बाय n किया ना। ये पूरा मिला के ये कॉस्ट है ना ऊपर वाला। हाँ, और नीचे जो है वो वही नेट एवरेज, प्रोसीड्स, नेट हाँ प्रोसीड्स है ना। ऐसे ठीक जी। है। बट इसमें देखो आप, हमने टैक्स सेविंग सिर्फ इंटरेस्ट पे ली है। आपने देखा हमने सिर्फ इंटरेस्ट में से टैक्स हटाया है। आप एक्स्ट्रा अमाउंट तो वो भी पे कर रहे हो 20 रुपीज का, ठीक है। तो ना, अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि जो आप ये 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे करो ये भी टैक्स सेविंग होगी, तो आप उसमें से भी इंटरेस्ट हटाओगे, तो आपका नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा, जो बहुत रेयर यूज होगा। मतलब आप ये मान के चलो कि ये तो आपका यूज होता ही नहीं है जनरली। हमेशा हम क्या मान से चलते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट में आपकी टैक्स सेविंग्स हो रही है, और जो आप रिडम्पशन अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसमें कोई टैक्स सेविंग्स नहीं है, जो आपका जनरली आईसीआई यूज करता है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला वही बेसिक रहेगा कि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट पे आपकी नेट सेविंग्स होगी टैक्स की, इंटरेस्ट 1 - t प्लस जो आप अमाउंट पे कर रहे हो रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। हो सकता है फेस वैल्यू पे ही कर रहे हो, 100 रुपए लिए तो 100 पे रिडीम कर दो, तो ये जीरो आ जाए, तो कोई कॉस्ट होएगी नहीं। पर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पे करोगे तभी कॉस्ट आएगी। इसको जितने सालों के लिए इश्यू करो उसमें डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 साल की कॉस्ट तो है नहीं, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय दोनों का एवरेज, RV प्लस NP,
और इसमें ये जो क्वेश्चन है उसमें वो और बड़ा नहीं कर सकते हैं इसको कि एनपी को भी निकालना है, उसमें कॉस्ट और इशू कॉस्ट वगैरह वो सब इशू एक्सपेंसेस हो सकता है ना? ये भी आपका मिसिंग हो सकता है, निकालना हो सकता है। ओके, तो तो आपका उसमें हम रहेगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला ही रहेगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फिर लेस डिस्काउंट, इशू प्राइस आ जाएगा, उसमें से इशू कॉस्ट हटा दो। ये इसके अंदर जो अब हम एनपी निकालते हैं ना उसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये दोनों एनपी सेम ही रहेंगे पर, है ना? सेम ही एनपी, आरबी आपको गिवन होगा। आरबी आपको ये बोल सकते हैं कि प्रीमियम पे रिडीम करो या डिस्काउंट पे, वो फेस वैल्यू में ऐड लेस कर देना। ठीक है, ये करना है आपको। एनपी निकालना तो आप अच्छे से सीख लो, क्योंकि ये आपका प्रेफरेंस शेयर्स में भी यूज होगा और इनमें भी क्वेश्चंस में यूज होता है। तो नेट प्रोसीड्स मतलब हमारे पास नेट जितना पैसा आ रहा है, दोबारा से एक बार साथ साथ बोलो, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फिर लेस डिस्काउंट, इशू प्राइस आ जाएगा, इशू प्राइस में से क्या लेस करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज वगैरह जो भी। देखिए जैसे कि ब्रोकरेज, लीगल फीस, कुछ भी, और आपका नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। ठीक है, मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? नहीं ठीक है। इसका देखते हैं क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। बट ना ये जो मेथड है ये हमारा एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये इतना वेल एंड गुड मेथड नहीं होता। इसके इससे बेटर आपका होता है यील्ड टू मेच्योरिटी, जो हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसका क्या ड्रॉबैक है कि ना, जब आपका आरबी और एनपी में ज्यादा डिफरेंस आ रहा होता है ना, तो ये इतना करेक्ट आंसर नहीं देता। ठीक है, तो आपका ये इजी के लिए होता है, इजी ज्यादा ये है, लेकिन जब आपको करेक्ट वैल्यू चाहिए होती है तब हम यील्ड टू मेच्योरिटी लगाते हैं। अभी के लिए इसका एग्जांपल देखते हैं। A company issued 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 10% on 1st April 2023 to be matured on 1st April 2028. The debentures will be redeemed at par on maturity. Redemption value आपकी par पे ही है। Compute the cost of debentures assuming 35% as tax rate. एक एक चीज हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपकी मेच्योरिटी बता रखी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2। हाँ, जो नहीं दे रखा उसको पेट पार। इलस्ट्रेशन 2, के डी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 - t प्लस आरबी माइनस एनपी बाय एन बाय आरबी प्लस एनपी बाय 2। फॉर्मूला याद हो गया ना, इजी है। अब हियर आई इक्वल्स इंटरेस्ट कितना आ रहा है, आपके थे 10% वाले डिबेंचर्स थे ₹100 ईच, ₹100 इंटू 10%, ₹10। ठीक है, टैक्स रेट आपका कितना है, 35% और 0.35। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, रिडीम्ड एट पार है तो ₹100। और क्या चाहिए हमें, एन चाहिए। एन कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं ईशा, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5, 23 से लेके 28 तक के। ईयर्स हो गए, हाँ जी। और आपका बचा एनपी, एनपी कितने हैं हर्षिता, और आरबी तो हमारा 110 और एनपी 100 ही रहेगा। एनपी आपका 100 रहेगा या आरबी 100 रहेगा, आप आरबी 110 रहेगा ना? इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, इशू जितने में करे, नेट हाँ, प्रोसीड आए हैं, कितने आए हैं, 100। प्रीमियम ऑफ 10%, रीड जो करो। A company issued 10% debentures of 100 each at a premium of 10%। 10% प्रीमियम पे इशू करा है, तो हमारे पास पैसे प्रीमियम पे आए हैं on 1st April 2023 to be matured on 1st April 2028। The debentures will be redeemed at par, redemption value at par। आरबी आपका पार पे होगा, मतलब 100 पे होगा। समझ आया अर्षिता? हाँ, मैंने उसको उल्टा कर दिया था।
हाँ वो गलती से कर दिया होगा, तो आपका रिडम्पशन गलती से नहीं, मतलब मुझे एक बार फिर से समझा दो, मतलब थोड़ा कंफ्यूज। दोबारा बताते हो। देखो, एक होता है आपका जब आप इशू करते हो जो अमाउंट आता है, ठीक है, इशू पे आपके पास क्या आएगा, नेट प्रोसीड्स आएगा, जिसको हम एनपी बोलते हैं, ठीक है। और जब आप रिडीम करोगे उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू मतलब आरवी। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि 10% डिबेंचर्स of ₹100 each are issued at 10% premium, such debentures are redeemable after 5 years at 20% डिस्काउंट। अगर आपको ये बोला है, ठीक है, तो इसके केस में आपकी फेस वैल्यू कितनी है, 100। 20। नेट प्रोसीड्स मतलब कि इशू प्राइस, जितने पे आपने इशू करा, कितने पे इशू करा, और प्रीमियम पे किया तो 110 आ जाएगा, और साथ में जो रिडेम्पशन है उसमें 20% डिस्काउंट है, तो 80 आई गेस। हाँ जी, इश्यू प्राइस हो गया 100 प्लस 10%, 110, और रिडम्पशन वैल्यू आपकी हो जाएगी 100 माइनस 20%। और दोनों ही केस में हम बस 100 पे ही लेंगे, फेस वैल्यू पे ही सारी चीजें होंगी कैलकुलेट। हमने ये चीज ऊपर पढ़ी थी कि प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी होता है हमेशा किस पे आता है, आपका फेस वैल्यू पे। नहीं नहीं, ये तो एग्जाम्पल दिया था मैंने, समझा नहीं। समझ आ गया, तो ये आपका मैम अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना कि आपका क्या आ रहा है। अब बताओ अर्चिता, इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, क्या हो रहा है। जब इशू हो रहा है तो यहाँ पे प्रीमियम पे हो रहा है, तो जो हमारा इशू होता है वो नेट प्रोसीड्स होता है, तो इसलिए 110 नेट प्रोसीड्स होंगे ना। हाँ, वन हंड्रेड और एंड साथ, टेन सीज हो गए, हाँ 100 जी, प्लस 10%। एंड यहाँ पे मेच्योरिटी, द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड ऑन मेच्योरिटी में, उसमें कुछ नहीं लिखा है, देन वी विल टेक इट एज 100 ओनली हाँ ना। उसमें लिखा है ना कि द डिवेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट पार ऑन मेच्योरिटी, तो पार पे हो रहा है मतलब कि 100 पे हो रहा है, ठीक है। ये सारी आपकी वैल्यूज आ गई, तो अपना केडी कैलकुलेट कर लो। केडी इक्वल्स टू इंटरेस्ट ₹10, 1 - 0.35, फिर आरबी 100 माइनस नेट प्रोसीड्स 110 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आरबी 100 प्लस एनबी 110 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है, 4.8%। बाकी लोग भी कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। मैथ पढ़ाना होता है लेकिन मैथ्स में से ज्यादा प्रैक्टिस है ना, तो कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल होती है। हाँ मैथ्स तो है इसमें थोड़ा थोड़ा। कितना आ रहा है ईशा, हर्षिता। 10 × 1 - 0.35 कितना आ जाएगा, 6.5 प्लस 100 - 110 नेगेटिव में जाएगा, 4.2857। 5 - 2 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110/2, 105। तो ये कितना होगा आपका, 4.5 डिवाइडेड बाय 105 इंटू
4.28, 2857। हाँ 2857, तो हम 2 डेसिमल तक ले सकते हैं 8%। ठीक है, ईशा आया आपका? यस मैम। मेरे ठीक। को एक चीज नहीं समझ में आई। हेलो, जो आपने डिस्काउंट माइनस करा था वो आपने आरवी से माइनस क्यों करा था? किसने माइनस करा था? जो आपने डिस्काउंट नहीं माइनस करा था हाँ, वो हमने आरवी से माइनस क्यों करा था? वो वो हमने नेट में लिया, आई है। वो एग्जाम्पल लिया था, वो इस क्वेश्चन का नहीं था। वो एग्जाम्पल क्या था कि फेस वैल्यू 100 है एंड रिडीम्ड एट 20% डिस्काउंट, ये चीज बोली थी मैंने। तो रिडीम डिस्काउंट पे रहे तो आरवी में से ही लेस करेंगे ना, आरवी मतलब रिडम्पशन वैल्यू जितने पे रिडीम हो रहा है। ओके। ठीक है, इशू प्राइस होता है आपका नेट प्रोसीड्स। आपको बोला है कि 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम। इशूड एट 10% प्रीमियम मतलब नेट प्रोसीड्स में ऐड हो जाएगा। और अगर बोला रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम मतलब रिडम्पशन वैल्यू में ऐड हो जाएगा। प्रीमियम है तो ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट है तो लेस हो जाएगा। समझे? यस मैम। ठीक है, तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 अभी करो आप, सब लोग करो। इसमें देखो आपको मार्केट प्राइस गिवन है, मतलब कि ओल्ड इशू है आपका ये। डी इलस्ट्रेशन थर्ड आपने बोला है निकालने को। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है आपको, ओके। अभी करना है। फाइव ईयर्स इसका रिमेनिंग टाइम जिस डेट पे निकाला है उससे लेके दी, 1 मिनट मुझे ना थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, 2 मिनट का। यहाँ पे ना लाइट फ्लिकर हो रही है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन मेरा हो गया, मेरा आंसर आ गया मेरा। ठीक है। ईशा आपका आया? यस मैम। कैसे निकाला है?
फटाफट ना मेरे को वैल्यूज बताते जाना फॉर्मूला में पुट करने के लिए लिस्ट। ओके। इंटरेस्ट 1.5 इंटरेस्ट आ गया 10%। 10% मतलब कितना? 10 10 10। 1 माइनस 0.35 प्लस 10 80। आरबी कितना है? 100 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5। अब दी इसमें एक मेरे को थोड़ा सा पहले मैंने गलत किया था, मैंने टाइम 10 ले लिया था। हाँ वो ना अभी आप मैच्योरिटी पीरियड के साइड में लिखो जहां पे आपको दे रखा है ना ये मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी पीरियड, इसके साइड में हिंदी में लिखो कि जिस दिन कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस दिन कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वहां से कितने ईयर्स बाद मैच्योर होगा। ठीक है, हमें वो कॉस्ट निकालनी है। अभी इस एग्जाम्पल में हमने 18 से 23 तक लेना था ना, टाइम पीरियड जो हमने 5 इयर्स का लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस दिन से कॉस्ट कैलकुलेट करें मतलब 18th वाला, और साथ में जब हम कितने दिन बाद मैच्योर हो रहे हैं, तो मैच्योर तो यहाँ पे शायद से 2028 में हो रहे थे ना। ये में नहीं हो रहा था? 2023 की तो उन्होंने कॉस्ट पूछी थी शायद से। हाँ 28 में हो रहा है, हम कैलकुलेट 23 पे कर रहे हैं। अच्छा। इशू आपका 2018 में हुआ था, ठीक है, हम्म। लेकिन पोस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कब की? 2023 की। हम्म। 2023 2028 तक आपके 5 इयर्स है, वो हम लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैच्योर हो रहे वाला पार्ट लिखा ना हमने, तो मैच्योर वाला तो हमने लिया नहीं। Yes? हमने अभी नोट में जो लिखा, वहां पे हमने लिखा ना कि कितने दिन बाद मैच्योर हुए, है ना। तो हम तो अभी ये इशू वाले दिन से लेके अभी कॉस्ट कैलकुलेशन के दिन तक कर रहे हैं ना, 5 इयर्स। इशू तो 2018 में हुआ था। हाँ ये तो जी। बाई चांस 5 और 5 डिवाइड हो रहा है आपका, 5 5 इयर्स। हाँ हम हाँ। लेंगे 2023 से 2028 तक का। जो अभी ये वाला 5 इयर्स है, ये कौन सा वाला है? ये 23 से 28 तक है। जहां हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 2023 से लेकर जब मेच्योर होगा 2028 तक का। ठीक है, ये तो बाई चांस आपके 5 5 इयर्स में डिवाइडेड है इशू से लेके अब तक। समझ आ गया? तो आज इतना ही करेंगे एक बारी। आज थोड़ा सा नोट्स में आई थिंक क्लमजी हुआ है कि आपका स्टडीमेट के कारण मैं आपको नोट्स पूरा हैंड रिटन बना के भेजती हूँ। आप लोगों ने अपनी नोटबुक नहीं बनाई ना नोट्स की? नोट्स वाली नहीं बनाई है। एक नोटबुक बना लो नोट्स की, जो मैं आपको भेजूंगी ना वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना उसमें। ठीक है, और आगे का कल से कर लेना। आज और कल वाला भी, कल वाला तो वैसे वो स्क्रिबलिंग वाला वो खुद से कर लें। समरी बना के लिख के भेज दूंगे। ठीक है, हम जो चीजें देखो स्टडी में लिखी हुई है वो तो स्टडी में ही रहने देंगे। बट जैसे हमने नेट प्रोसीड्स का कैलकुलेशन लिखा, ये कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं, वो अपना नोटबुक में लिखेंगे और यहाँ पे रेफरेंस डाल देंगे पेज नंबर का। ठीक है, अब आपने और बनाया तो साथ साथ में स्टडी मेट में रेफरेंस डाल देना पेज नंबर का। मैंने जैसे उसके नहीं डाले जो मुझे लगा ना कि स्टडी वाले में इम्पोर्टेंट है वो मैंने नोट नोट कर लिया। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं नोट्स भेजूंगी वो लिख लेना, और साथ में स्टडी मेट में उस टॉपिक में रेफरेंस डाल देना कि नोटबुक का इस पेज नंबर, क्योंकि ना पता है अभी आपको इजी लग रहा है 2 4 पेज ही हुए हैं। जब वो पूरा रजिस्टर भर जाएगा तब वो मिक्स हो जाएगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। अभी बहुत ज्यादा लिख लिया ना, खुद से भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो क्या पता बाकियों के लिए इजी और हमें थोड़ा सा नहीं हो, तो मैंने वो भी लिखे ना, तो जगह ही नहीं बच रही है इसमें। तो वी हैव टू टेक टू तो कल टू से आप कॉपीज नो। वो रखना, एक तो क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस तो आज अपने सेपरेट नोटबुक में ही करे होंगे। हाँ तो क्वेश्चंस की एक नोटबुक रखनी है और एक नोट कंसेप्ट नोट्स की। ठीक है, तो 2 नोटबुक्स रखना और साथ में उसका रेफरेंस डाल के लिखते जाएंगे। अभी तक इजी लग रहा है?
काफी इजी है। जैसे हमने इरिडीमेबल पढ़ा, इरिडीमेबल में तो नॉर्मल लिखना है, इंटरेस्ट 1 - t/100, छोटा सा फॉर्मूला है। रिडम्पशन हो रही है, तो अगर रिडम्पशन है, आप कुछ प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो, तो आपको वो भी अमाउंट आ जाता है। रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स बाय n, ये आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। नीचे हम एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बार ईशा फॉर्मूला बताना, अगर रिडीमेबल डिवेंचर्स है। ये इंटरेस्ट हाँ, इंटरेस्ट इंटरेस्ट 1 - t 1 - t, प्लस आगे प्लस आरवी, मतलब ब्रैकेट ओपन, आरवी माइनस नेट प्रोसीड्स हम्म बाय एन, बाय n, ब्रैकेट क्लोज, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालेंगे। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई सारी, ये हमारे एवरेज फंड्स आ गए जो हमें यूज करने के लिए मिले, इंटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। कल हम इसका सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, यील्ड टू मैच्योरिटी वाला मेथड, जिसमें आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है, प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन सीखेंगे। और उसके साथ हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स के कुछ और पार्ट्स, कि मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं। सपोज आपने ऐसा सुना होगा, डिबेंचर्स कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं। इक्विटी शेयर्स एडजस्टेड अर्निंग्स पढ़ा था, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, उनकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, या फिर एक दो ऐसी मिसलेनियस टॉपिक डिबेंचर्स रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी सीखेंगे, जो आपकी एफएम में बहुत ज्यादा यूज होगी। राइट, तो अभी वाले क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेना, दोबारा से नोट्स पढ़ लेना, बाकी और जो मैं नोट्स दूंगी उसको कल लिख के लाना नोटबुक में। और दी अभी साथ साथ में, जैसे क्लास के साथ साथ अभी हमें ये जो स्टडी मैट में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और साथ में थ्योरी पे बस ऐसे रीड करके उसको छोड़ देना। क्वेश्चन भी आएंगे ना ज्यादातर एग्जाम में इसके अंदर। एफएम में तो 80-90% क्वेश्चन ही आएंगे। ओके ठीक है, तो अभी जो इलस्ट्रेशंस वगैरह कर रहे हैं बस यही वाला करें, और एग्जांपल्स जो कुछ ऐसे। हाँ और हाँ, एक और बात पूछनी थी आपको, जो अभी हम कॉपीज लगाएंगे दो, तो इलस्ट्रेशन वाले जो हम साथ साथ में सॉल्व कर रहे हैं, तो ऊपर जैसे हमने एक टॉपिक लिखा होगा, तो जो इलस्ट्रेशन वाले जो एग्जांपल्स है वो हम उसी टाइम साथ में कर लेंगे, तो वो ज्यादा इजी रहेगा। क्योंकि एफएम प्रैक्टिकल है, तो फिर वो दोनों साथ साथ में देख पाएंगे ना। आप जो टॉपिक कर रहे हो उसके ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो, लेकिन ना अभी तो आपको वो ठीक लगेगा, लास्ट में वो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा। कि आप हम्म। ऊपर ही नोट्स लिखे हो, ऊपर ही नीचे ही क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन देखो बेसिक है, हो सकता है कि लास्ट डे रिवीजन पे आपको ना चाहिए पढ़ने के लिए, है ना। हम्म। तो आप वो रजिस्टर देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा बल्कि है, तो आप यस। इससे दो अलग बनाओ, रेफरेंस डाल लो कि ये क्वेश्चन नंबर है इस टॉपिक से रिलेटेड। ऑलराइट। ठीक है, आकर्ष तो और किसी का डाउट, ईशा कनक का डाउट, ईशा। दी मेरा ने हाँ जी, दी दी मेरा ने एक पॉइंट लिखने को रह रहा था, फिर वो आप भेज कह रहे थे कि मैं भेज दूंगी, फिर उसी में ही कवर हो जाएगा ना वो, कौन सा पॉइंट। जो हम फेस वैल्यू का लिख रहे थे ना, जो आपने फेस वैल्यू के नीचे एग्जांपल लिखवा रहे थे, वो वाला पॉइंट ना मेरा हाफ रह गया था। इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं, रिडम्पशन डिस्काउंट पे कर रहे हैं वैसा। हाँ जी। चलो मैं वो एक एग्जांपल बना कर डाल। ठीक है। वैसे आप ये यही नोट्स में से शेयर कर देना ना, डायरेक्टली शेयर कर देना ना ग्रुप में, नोट्स में से ही। ये वाले नोट्स, हाँ। नहीं ये इसमें तो एग्जांपल ही इरेज कर दिया था ना, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे थे, वो बीच में लिखा था। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वो शायद लिखा होएगा, थोड़ा ऊपर करना। वो क्या, एग्जांपल नहीं था, वो एग्जांपल नहीं थी। नहीं वो तो मैं इरेज कर चुकी, क्योंकि वो क्वेश्चन के बीच में था। ठीक है, नहीं, जब हम वो डेफिनेशंस नहीं पढ़ रहे थे, फेस वैल्यू वाली, इंटरेस्ट रेट वाली, मतलब कूपन रेट, वो वाली जब पढ़ रहे थे ना, जब फेस वैल्यू पढ़ाया था आपने, तब लिखवाया था कुछ। अच्छा ये वाला, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ये वाला। कर लो लिख लो, ये तो है। इसको थोड़ा और ऊपर करना, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, बाद में लिख लूंगी कॉपी पे तो। और ऊपर करो क्या। नहीं, बस यही लिखना था, थैंक यू। ओके, ठीक है, तो एक बार इतना रिवाइज कर लेना,
बाकी कल करते हैं 8:30। बाय बाय। ओके मैम, बाय। यू बाय बाय। थैंक हम्म।